हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। एस जी बर्वे मार्ग म्युनिसिपल सेकेंडरी हिंदी स्कूल कुर्ला। आज हम लोग देखने वाले हैं विषय नागरिक शास्त्र का पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय समस्या। मैं श्री नरेंद्र कुमार ज्ञानीराम मानकर। हम लोग आज इतिहास नागरिक शास्त्र का छठवां लेसन, छठवां पाठ अंतर्राष्ट्रीय समस्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलो बच्चों, देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समस्या। अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय समस्या कुछ समस्याएं देश के स्तर की होती है, तो कुछ समस्याएं एक ही देश तक सीमित नहीं रहती। मीन्स कुछ समस्या ऐसी होती है जो देश स्तर कर तक ही होती है, कुछ समस्याएं एक ही देश तक सीमित नहीं रहती। दूसरा, इन समस्याओं का प्रभाव पहले कुछ देशों पर और बाद में संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। जो समस्याएं होती है, इन समस्याओं का पहले प्रभाव पहले कुछ देशों पर पड़ता है और फिर बाद में पूरे संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। उसके बाद तीसरा, संपूर्ण विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक कोरोना काल है जो कि पूरे संपूर्ण विश्व को त्रस्त करने वाली इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहा जा सकता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल सभी देशों को एक होकर प्रयास करने पड़ते हैं, यानी सभी देशों को एक साथ आकर इसका प्रयास करना पड़ता है। अब उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक अधिकार। जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार एक मानव मनुष्य के रूप में जन्मे व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हीं प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जो मानव मीन्स मनुष्य के रूप में जन्मे व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। दूसरा, प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना से ही मानव अधिकारों की संकल्पना का जन्म हुआ है। जो प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना से ही मानव अधिकारों की संकल्पना का जन्म हुआ है। अब मानव अधिकार नंबर 1, मनुष्य के रूप में तथा समाज के घटक के रूप में जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं। यानी समाज के घटक के रूप में जाने के लिए क्या अधिकारों को ही मानव अधिकार कहते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता तथा न्याय जैसे मौलिक अधिकारों का समर्थन किया गया था। इसके बाद तीसरा, मानव अधिकारों की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आवश्यकता होती है। चौथा, नागरिकों की अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो नागरिक होते हैं या मनुष्य होते हैं, नागरिकों की भी जनता के अधिकारों की और संरक्षण की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। मानव अधिकारों में जीने का अधिकार अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। जो मानव अधिकार है, इसको जीने के लिए अन्न चाहिए, अनाज चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए और रहने के लिए आवास चाहिए और शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये 5 मुद्दे मानव अधिकार के हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मानव अधिकार का वैश्विक घोषणा पत्र पारित किया। कब? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मानव अधिकार का वैश्विक
घोषणा पत्र पारित किया। दूसरा, वर्ष 1966 में नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय समझौता और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता, इन दो समझौतों को मान्यता दी गई। एक था आर्थिक सामाजिक समझौता और दूसरा था सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता। ये दो समझौतों को गवर्नमेंट ने मान्यता दी। इन समझौतों का पालन करना सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य था, सभी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य था। तो ये थे अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानव अधिकार अवधारणा का उदय। अब देखते मानव अधिकार का घोषणा पत्र। संयुक्त राष्ट्र की इस घोषणा पत्र में 30 धाराएं हैं। इसमें नागरिक स्वतंत्रता संबंधी भी धारा यह है। जो संयुक्त राष्ट्र के इस घोषणा पत्र में 30 धाराएं हैं, इसमें नागरिक स्वतंत्रता संबंधी भी धाराएं हैं। दूसरा, रोजगार का अधिकार, जो मानव अधिकार की घोषणा पत्र में जो धाराएं थी, रोजगार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन जैसे आर्थिक अधिकारों का भी समावेश है। तीसरा, 20 नवंबर 1959 को आम सभा द्वारा बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रसारित किया गया। जो मानव अधिकार का घोषणा पत्र था, उसमें 20 नवंबर 1959 को आम सभा द्वारा बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रसारित किया गया है। तो ये थे मानव अधिकार की घोषणा पत्र का आग्रह। अब देखते मानव अधिकारों का आग्रह। शीत युद्ध के समय में आम मानव अधिकारों का मुद्दा अनेक बार प्रस्तुत किया गया। दूसरा, आम सभा में वर्ण द्वेषी अफ्रीकी शासन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उसके बाद तीसरा, उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया गया। यानी उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया गया था। ये थे मानव अधिकारों का आग्रह, जो 3 थे। शीत युद्ध के समय में मानव अधिकारों का मुद्दा अनेक बार प्रस्तुत किया गया। आम सभा में वर्ण वैदेशी अफ्रीकी शासन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया गया। अब मानव अधिकार अवधारणा व्यापक हो गई। क्यों व्यापक हो गई? देखो, उसमें वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानव अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है। वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानव अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है। दूसरा, संक्रमण रोग, पर्यावरण खतरा, प्राकृतिक आपदा आदि समस्याओं के कारण मानव अधिकारों की अवधारणा अब व्यापक हो गई है। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण और शोषण विकास का भी मानव अधिकारों में समावेश होता है। ये थे मानव अधिकार अवधारणा व्यापक हो गई। वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानव अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है। संक्रमण रोग, पर्यावरण खतरा, प्राकृतिक आपदा आदि समस्याओं के कारण मानव अधिकारों की अवधारणा अब व्यापक हो गई है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण और शोषण विकास का भी मानव अधिकारों में समावेश होता गया है। तो ये थे मानव अधिकार अवधारणा व्यापक हो गई। अब मानव अधिकार और भारत। मानव अधिकार और भारत। मानव अधिकार भारत। भारतीय संविधान ने मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया। सबसे मेन मुद्दा
मानवाधिकार और भारत में भारतीय संविधान ने मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया। दूसरा, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। यानी महिलाओं को, बच्चों का, अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। तीसरा, वर्ष 1993 में भारत ने मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया। चौथा, इस कानून अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग की यह 2 आयोग स्थापित किए गए। चौथा, इस कानून अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग, ये 2 आयोग स्थापित किए गए। पांचवा, मानव अधिकार का हनन होने पर मानव अधिकार आयोग पर इस संबंध में उचित कार्रवाई करता है। तो ये थे मानव अधिकार और भारत, जो भारत में मानव अधिकार के ऊपर नियम और कार्रवाई की जाती है। उसके बाद सुरक्षित पर्यावरण और मानव अधिकार। सुरक्षित पर्यावरण अब मानव अधिकार बन गया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा की जागरूकता और आवश्यकता वर्ष 1970 में पहली बार प्रस्तुत की गई है। तीसरा, 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया गया है। यानी 22 अप्रैल 1970 को भारत में प्रथम सुरक्षित पर्यावरण महिला के रूप में वसुंधरा दिवस मनाया जाता है। तो ये थे सुरक्षित पर्यावरण, मानव अधिकार। अब उसके देखते हैं पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले कारण। पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न होने वाले कारण, नंबर 1, बढ़ता औद्योगिकरण। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, ये बड़े बड़े सिटियों में औद्योगिकरण में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है। उन फैक्ट्रियों के माध्यम से औद्योगिकरण के ऊपर बढ़ावा आ गया, बढ़ता औद्योगिकरण बढ़ गया, जहां वहां बढ़ गया है। ऊर्जा उत्पादन की परियोजना, जहां वहां ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएं बनाई गई है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों को बढ़ता उपयोग, जहाँ रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग हो गया, जहां वहां देखो रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। खेत खलिहानों में, खेतियों पे कीटनाशक दवाइयां मारी जाती है और जहां वहां दवाइयां बनाई जाती है। वाहनों के कारण होने वाला दुष्परिणाम, प्रदूषण। आपने देखा होगा वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण, जिधर उधर वाहन चलते और वाहनों के माध्यम से प्रदूषण होता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो हम लोग पर्यावरण के माध्यम में सब घुल जाता है। परमाणु ऊर्जा भट्टी से होने वाला किरणोत्सर्जन। छठवा, तेल रिसाव और रासायनिक गैसों का रिसाव। आपने देखा होगा तेल रिसाव, अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े फैक्ट्रियों से या तेल की रेशियों से नदियों में छोड़ा जाता है और वो नदियों में घुलता है और नदियों से घुलने की वजह से वो नदियों में जो कीड़े मकोड़े, मछली वछली होते वो खाते, जिसको ये खतरनाक होता है। तो ये देखिए हमने पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले कारण। उसके बाद पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता। पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता। वशीकरण के कारण राष्ट्रों का परस्वलंबन बढ़ गया। वशीकरण के कारण राष्ट्रों का परस्वलंबन बढ़ गया। वातावरण के प्रदूषण होने अथवा तेल या गैस के रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे का दुष्प्रभाव एक देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। पर्यावरणीय समस्या हल करने के लिए पारस्परिक सहयोग है। पर्यावरणीय सभी राष्ट्रों पारस्परिक सहयोग हो सकता है। अब उसके बाद देखते हैं पर्यावरण के हास के दुष्परिणाम। पर्यावरण हास के दुष्परिणाम, वनस्पतियों तथा प्राणियों की प्रजातियों का नष्ट होना। वनस्पतियों तथा प्राणियों की प्रजातियों का नष्ट होना। दूसरा, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति
का कम होना। तीसरा, पानी की किल्लत और वर्षा का कम होना। आपने देखा होगा जहां वहां पानी की किल्लत और वर्षा कम होती है, जिसके कारण खेती कृषि बहुत कम प्रमाण में होती है। आपने देखा नदियों और तालाबों का पानी सूखना, बड़े बड़े नदियों और बांध और तालाबों का पानी सूख जाता है। पांचवा, नदियों और समुद्र का प्रदूषण। आपने देखा होगा नदियों और समुद्र का प्रदूषण, जहाँ की बड़े बड़े फैक्ट्रियों का पानी नदियों में छोड़ा जाता है और उस नदियों का पानी समुद्र में आकर मिल जाता है, जिससे नए रोगों का फैलना। छठवा, एसिड वर्षा। एसिड वर्षा और ओजोन की परत का छीन होना और तापमान बढ़ना। तो ये थे पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम, जैसा कि वनस्पतियों तथा प्राणियों की जनजात प्रजातियों को नष्ट होते हैं, वनस्पतियां नष्ट होती, प्रजातियां नष्ट हो जाती है, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम होना, पानी की किल्लत और वर्षा कम होना। आपने देखा होगा हर वर्ष प्रत्येक वर्ष पानी बरसात बराबर नहीं गिर पाती, जिसकी वजह से खेती बराबर नहीं होती। नदियों और तालाबों का पानी सूख जाता है, नदियों और समुद्र का प्रदूषण होता है। देखा होगा अपनी बड़े बड़े कंपनियां फैक्ट्रियां अपना जो खराब होता है जल, जो खराब पानी होता है जो फैक्ट्रियों से निकलता है, वो नदियों या नालों के माध्यम से ये नदियों में बहा जाता है और जिससे कारण नए रोगों का फैलना होता है और एसिड वर्षा होती है। उसके बाद ओजोन परत का छीन होना और तापमान बढ़ना। अब पर्यावरण विषयक मुद्दे। अब देखते हैं पर्यावरण विषयक मुद्दे। पर्यावरण विषयक मुद्दे, पहला था स्टॉकहोम स्वीडन 5 जून से 16 जून 1972 में। नंबर 1, प्रदूषण को मात देने के लिए सहयोग करना सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारी है। यानी सभी प्रदूषण को मात देने के लिए सहयोग करना सभी राष्ट्रों यानी पूरे राष्ट्रों की जिम्मेदारी होती है कि प्रदूषण को हटाने के लिए। दूसरा, विकसित देश पर्यावरण ह्रास के लिए अधिक जिम्मेदार है, इसीलिए विकसनशील देशों का आग्रह है कि पर्यावरण ह्रास रोकने की जिम्मेदारी विकसित देशों को लेनी चाहिए। जो विकसित होते हैं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, ये विकसित देश है, इन लोगों का सबसे ज्यादा पहले महत्व होता है। उसके बाद वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का दायित्व सभी राष्ट्रों पर है और इस बात पर भी एकमत थे। यानी वैश्विक सार्वजनिक संपत्ति, जैसे सार्वजनिक संपत्ति रेल है, रेलवे है, ये सार्वजनिक संपत्ति, स्कूल है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, होता है ये सार्वजनिक संपत्ति है। ये सारी चीजें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। उसके बाद क्वेट, उसके बाद रियो दो जानीरो ब्राजील में 1992 में स्थायी विकास की अवधारणा पर बल दिया। यानी स्थायी विकास यानी वहां के स्थायी लोगों का विकास या स्थायी चीज में जो भी कंपनियां फैक्ट्रियां है, जो भी पर्यावरण है, प्रदूषण है, इसके बारे में ब्राजील ने सबसे ज्यादा पहले महत्व वहां के लोगों को दिया है कि अवधारणा पर बल दिया गया है। जैव विविधता, हरित गृहवायु से वातावरण का परिवर्तन, जंगल की रक्षा आदि विषयों पर विविध समझौते किए गए हैं। ये ब्राजील में ये सारी चीजों का समझौता किया गया है। जैविक विविधता, हरित गृहवायु, वातावरण पर्यावरण परिवर्तन, जंगल की रक्षा करना चाहिए आदि विषयों पर विविध समझौते किए गए। अब विक्टो जापान में 1997 विकसित देश के देशों के लिए जलवायु परिवर्तन रोकने के मापदंड निर्धारित किए गए। यह मापदंड 15 वर्षों के लिए लागू था, 15 वर्ष के लिए लागू था। चौथा, पेरिस फ्रांस में 20 नवंबर 2015 ऐसा आह्वान किया गया है कि सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रोकने का प्रयास करें। यानी सभी राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रोकने का प्रयास करें। दूसरा, पारस्परिक सहयोग से तापमान वृद्धि रोकने का प्रयास करें। तीसरा, इस प्रयत्न में विकसित देश विकसनशील देशों को आवश्यक तकनीक का ज्ञान देने में मदद करता है। तो ये सारी चीजें पर्यावरण विषयक परिषद के
मुख्य थे, स्वीडन, ब्राजील, जापान और फ्रांस। जो स्वीडन में 5 जून से 16 जून 1972 में, और ब्राजील में 1992 में, जापान में 1957 में और फ्रांस में 1915 में। यहाँ परिषदें, पर्यावरण विषय की परिषदें है। उसके बाद स्टॉकहोम परिषद बाद की घटनाएं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तैयार किया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी अनेक समझौते किए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन व्यापक रूप में शुरू हुए। चौथा, पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने वाले गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ गई। तो इनकी सारी भागीदारी बढ़ गई। जो पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में निर्णय लेने प्रक्रिया में भाग लेने वाले गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी अनेक समझौतों में आए, जिससे संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तैयार किए। तो ये थे स्टॉकहोम परिषद के बाद की घटनाएं। अब देखते हैं आतंकवाद। आतंकवाद का अर्थ है अपने आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरपराध व्यक्तियों और सरकार के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करके समाज में भय और आतंक फैलाना। देख, आतंकवाद निर्माण कैसी होता है? जो आतंकवाद है, आतंक का अर्थ है कि आपने आर्थिक रूप से जो व्यक्ति कमजोर होता है उसके ऊपर अत्याचार रहते, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरपराध व्यक्तियों पर हिंसा करते, सरकार के विरुद्ध या फिर जनता के विरुद्ध हिंसा करते हैं और हिंसा का उपयोग करके समाज में भय फैलाते, यानी डर निर्माण करते हैं, उसी को ही आतंक कहा जाता है। दूसरा, आतंकवाद संगठित और नियोजित पद्धति से की गई एक हिंसा है। आतंकवाद संगठित और नियोजित पद्धति से की गई हिंसा है। तीसरा, आतंकवाद अब एक वैश्विक समस्या बन गई है। आतंकवाद वैश्विक समस्या बन गई है। तो ये था आतंकवाद। आतंकवाद कैसे निर्माण होता है? आतंकवाद इसके माध्यम से होता है। जो आतंक का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक प्राप्त करने के लिए लोग निरपराध व्यक्तियों को, जो बेसहारा और निरपराध व्यक्तियों के ऊपर या फिर सरकार के विरुद्ध हिंसा का उपयोग करके समाज में भय और आतंक फैलाते, उसको आतंकवाद ऐसे कहा जाता है। अब देखते हैं पारिवारिक युद्ध और आतंकवाद का अंतर। इसमें क्या अंतर है? पारिवारिक युद्ध और आतंकवाद। पारिवारिक युद्ध दो अथवा अधिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के बीच का संघर्ष होता है। पारिवारिक युद्ध दो अथवा अधिक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रों के बीच का संघर्ष होता है। इधर आतंकवादी समूह विश्व के किसी भी कोने से कहीं भी हिंसात्मक गतिविधियां करवा सकता है। आतंकवादी समूह विश्व के किसी भी कोने से कहीं भी हिंसात्मक गतिविधियां करवा सकता है। दो, ऐसे युद्ध में राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा का महत्व होता है। ऐसे युद्ध में राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा का महत्व होता है। इधर आतंकवाद में आतंकवादी हमले का उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुंचाना नहीं होता है। आतंकवादी हमले का उद्देश्य भौगोलिक सीमाओं को हानि पहुंचाना नहीं होता। जो आतंकवादी होते हैं वो भौगोलिक सीमाएं होती है, उनको हानि कभी नहीं पहुंचाते। अब पारंपरिक युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमाओं से संबंधित होती है। और इधर आतंकवाद का उद्देश्य देश की राज्य सत्ता को चुनौती देना होता है। आतंकवाद का उद्देश्य देश की राज्य सत्ता को चुनौती देना होता है।
4, ऐसे युद्ध में देशों की सीमाएं असुरक्षित हो जाती है। जो पारंपरिक युद्ध है, ऐसे युद्ध में देशों की सीमाएं असुरक्षित हो जाती है। उसमें आतंकवाद में चौथा है, आतंकवाद से देश की बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। तो ये थे आतंकवाद युद्ध और पारंपरिक युद्ध, यानी दोनों में क्या अंतर होता है। अब उसके बाद देखते हैं शरणार्थी। शरणार्थी यानी दूसरों के शरण में जाना। जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से अथवा जबरन अपनी मातृभूमि छोड़कर, जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से अथवा जबरन अपनी मातृभूमि छोड़कर सुरक्षा अथवा सहारा पाने के दृष्टि से दूसरे राष्ट्रों में जाना पड़ता है, ऐसे स्थानांतरित लोगों को शरणार्थी कहते हैं। मीन्स अपना देश छोड़कर दूसरे के पास जाना, मीन्स वो सहारा देते हैं या नहीं, स्थानांतरण होना, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में स्थानांतरण होना। मीन्स जिन व्यक्तियों को अनिच्छा से यानी अपनी इच्छा से, दूसरे की इच्छा से अथवा जबरन अपनी मातृभूमि छोड़कर, यानी जबरदस्ती वो जो ना जाना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी मातृभूमि छोड़कर सुरक्षा अथवा सहारा पाने की दृष्टि से दूसरे राष्ट्रों में जाना पड़ता है, ऐसे स्थानांतरित लोगों को शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी कहते हैं। अब शरणार्थी होने के कारण, शरणार्थी होने के कारण क्या होते हैं? विशिष्ट धर्म अथवा वंश के लोगों के, विशिष्ट धर्म अथवा वंश के लोगों के साथ अत्याचार होना। अत्याचार होना, मारना, पीटना, काटना, बलात्कार करना, लूटना, ये सारी चीजें। दूसरा, युद्ध अथवा आपदा के कारण अपना देश छोड़ने के लिए विवश होना। मीन्स युद्ध अथवा आपदा के कारण अपना देश छोड़ने के लिए विवश होना। ये थे शरणार्थी होने के कारण। शरणार्थी होने के क्या क्या कारण होते हैं, उसको विवश करना, शरणार्थी करने के लिए उसके ऊपर अत्याचार होना, उसको मारना, उसके ऊपर हर प्रकार से अत्याचार करना, तो ये होते युद्ध अथवा आपदा के कारण अपना देश छोड़ने के लिए वो विवश हो जाता है। अब शरणार्थी के उदाहरण। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी में ज्यू वंश के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी नागरिकता और संपत्ति छीन ली गई और इस कारण उन्हें शरणार्थी बनना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी में ज्यू वंश के लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी नागरिकता और संपत्ति छीन ली गई और इस कारण उन्हें शरणार्थी बनना पड़ा। 2 वर्ष 1971 में पूर्व पाकिस्तान की जनता के साथ राजनीतिक और धार्मिक अत्याचार होने के कारण वे लोग शरणार्थी होकर भारत आए। यानी वर्ष 1971 में पूर्व पाकिस्तान की जनता के साथ राजनीतिक और धार्मिक अत्याचार होने के कारण वे लोग शरणार्थी होकर भारत आए। इराक और सीरिया की युद्धजन्य परिस्थिति के कारण लोग यूरोपियन देशों में शरणार्थी के रूप में जा रहे हैं। इराक और सीरिया की युद्धजन्य परिस्थिति के कारण लोग यूरोपियन देशों में शरणार्थी के रूप में जा रहे हैं। तो ये थे शरणार्थी के उदाहरण। अब उसके बाद देखते शरणार्थी के स्थानांतरित होने के बाद की समस्याएं। अब उनके क्या क्या समस्याएं होती है? स्थानांतरित होते समय शरणार्थियों की समस्या क्या क्या होती है? उसकी समस्या, अपना देश छोड़कर कहाँ जाए। पहला मुद्दा तो ये होते, क्योंकि लोग उनके ऊपर अत्याचार लाते तो उनको ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से छोड़कर आप दूसरे देश में जाओ, लेकिन जाए तो जाए कहाँ जाए? तब पहला मुद्दा आता है कि अपना देश छोड़कर कहाँ जाए। दूसरा मुद्दा,
जिस देश में जाना है वो देश की क्या हमें स्वीकार करेंगे। यानी उनको पहले मुद्दा, हम तो यहाँ से जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग जहां पर जाएंगे वहां के लोग, वहां की जनता, वहां का देश हमको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, सह परिवार सुरक्षित रूप से कैसा जाया जा सकता है, इसका शारीरिक और मानसिक तनाव उत्पन्न होना। यानी सह परिवार, पूरा परिवार अपने को सुरक्षित रूप से वहां पर कैसा जा सकेंगे, इसके बारे में अपने को शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव होता है। चौथा, प्राकृतिक आपदाएं होती है जिसमें धूप, वर्षा, आंधी, तूफान। अगर हम लोग जा रहे होते हैं तो जाते समय इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है हम जाते समय धूप लगती है, वर्षा होती है, आंधी आती है, यानी बरसात के समय, गर्मी के समय या तूफान आता है, तब जाने के लिए अगर लोग बोलते, तब इन सारी चीजों का सामना करते हुए जाना पड़ता है। दूसरी बात, खाद्यान्न का अभाव, बीमारी, मृत्यु इत्यादि। अब खाद्यान्न का अभाव और बीमारी, मृत्यु इत्यादि, ये सारी चीजों का सामना, ये समस्याएं होती है। पीछा करता हुआ शत्रु, और शत्रु इन सारी चीजों का पीछा हमारे पीछे करते रहता है कि यह देश छोड़कर जाओ, आप कहीं भी जाओ, हम जाने के लिए तैयार होते जरूर है, लेकिन वह देश हमें स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, इसकी सबसे पहले मुख्य मुद्दा ये होता है। दूसरी बात, हम सह परिवार के साथ वहां सुरक्षित रूप से पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे, उसका शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। चौथा, हमको प्राकृतिक आपदाएं, इनका सामना करना पड़ता है। धूप लगती है, वर्षा होती है, बरसात होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, ये कुछ भी आ सकता है। ये पूरे चारों चीजों का सामना करना पड़ेगा। इन इतनी भी सारी समस्याएं होती है। अब खाद्यान्न की समस्या, वहां जाएंगे तो अपने को खाने पीने की समस्या होगी ही। तो ये सारी चीजों की समस्या, स्थानांतरित होते समय शरणार्थियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम अगर अपना देश छोड़कर दूसरे देश में अगर जाते हैं तो इन सारी समस्याओं के बारे में की जानकारी ले, तब हम लोगों को दूसरे देश में जाए, अन्यथा न जाए। अपना देश छोड़कर कहाँ जाए, जाए तो कैसी जाए, इन सारी समस्याओं का सामना अपने को करना पड़ता है। हो सकता है वहाँ रोजगार न मिले, हो सकता है इससे भी ज्यादा प्रकोप वहां पर हो, तो ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं शरणार्थियों के स्थानांतरित होने के बाद की समस्या है। अब शरणार्थी की तो समस्या हो जाती, स्थानांतरित तो हो जाते, लेकिन स्थानांतरित होने के बाद शरणार्थियों के स्थानांतरित होने के बाद की समस्या है। अब वो वहां पर आ जाते हैं, अब उनको काम की तलाश, सबसे पहले काम की तलाश, यानी काम मिलेगा या नहीं, काम की तलाश। दूसरा, रहने की जगह खोजना, अपने के लिए पहला काम। दूसरा, रहने की योजना खोजना, जगह खोजना। तीसरा, दूसरे देश की भाषा, संस्कृति और जीवन शैली स्थापित करना, यानी उस देश की भाषा, शैली और जीवन शैली, इसके बारे में जानकारी लेना। चौथा, जहां आश्रय लिया गया, जहां आश्रय लिया वहां क्या वह देश और समाज हमें स्वीकार करेगा, इस बात की चिंता होती है। यानी वो देश हमको स्वीकार करेगा या नहीं, इसके बारे में हमें बहुत चिंता होती रहती है। सबसे पहले तो हमने देखे थे कि हम अपना देश छोड़कर कहाँ जाए, यानी जब जाते हैं तो हमको काम मिलना चाहिए। जिस देश में जाना है वो देश क्या हमें स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा तो हमें पहले रहने के लिए जगह खोजना है, घर बनाना है। तीसरा, सह परिवार सुरक्षित रूप से कैसा जाया जा सकता है, और उसका शारीरिक मानसिक तनाव होता है। जब हम लोग वहां चले जाते हैं तो दूसरे देश की भाषा अपने को आना चाहिए, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की जीवन शैली कैसी है, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, हो सकता है घर निरा, बरसात होगी, धूप होगी, वर्षा होगी, आंधी आएगी, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जहाँ आश्रय लिया है वहाँ वहाँ क्या देश और समाज हमें स्वीकार करेगा, इस बात की सबसे पहले चिंता होती है। यानी इन सारी चीजों की चिंता होती है।
इन सारे चीजों की चिंताएं होती है, और चिंता होने के कारण जहाँ आश्रय लिया जाता है वो देश आपको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, समाज आपको मान्यता देगा, वहां के लोग आपको रहने देंगे, इस बात की सबसे पहले चिंता होती है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के पूरक होती है। अब चले गए ये देश छोड़कर, पर लेकिन वहां किस अवस्था में होंगे, वहां काम मिलेगा, वहां रहने के लिए जगह बनाना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा, दूसरे देश के लोग, वहां की देश की भाषा आना चाहिए, वहां की संस्कृति, वहां की जीवन शैली, ये सारी चीजों को तय करना होता है। यह आश्रय लिया और क्या वह देश और समाज हमें स्वीकार करेगा, इस बात की भी चिंता होती है। अब उसके बाद देखते हैं शरणार्थियों के पुनर्वसन न होने के कारण। अभी तक देखे हमने शरणार्थियों के स्थानांतरित होने के बाद की समस्या है। अब देखते हैं शरणार्थियों के पुनर्वास न होने के कारण। मानव अधिकार, शरणार्थियों के पुनर्वासन न होने के कारण सबसे पहले राष्ट्र पर बोझ बढ़ता है, उस राष्ट्र के ऊपर बोझ बढ़ता है। उसके बाद जीवन आवश्यक वस्तुओं की किल्लत होने से महंगाई बढ़ जाती है। जीवन आवश्यक वस्तुओं की किल्लत बढ़ना, उसके बाद जीवन आवश्यक वस्तुओं की किल्लत होने से महंगाई बढ़ती है। आपने देखा होगा उस रास्ते में जाते बोझ बढ़ता है, जीवन आवश्यक वस्तुओं की किल्लत बढ़ जाती है। किल्लत बढ़ने के कारण वहां पे खाने पीने की, रहने की, हर चीज की महंगाई बढ़ जाती है। जो भी खाद्यान्य पदार्थ हो, सब्जी भाजी हो, या फिर रहने का हो, या फिर कपड़ा लत्ता, बढ़ जाती है। अपराध में वृद्धि दर वृद्धि होती है, वहां पर अपराध होते रहते हैं, यानी वृद्धि होती रहती है अपराधों की, यानी अपराध होते रहते। फिर स्थानीय लोगों की नौकरी पर संकट आता है। हमने मुद्दा ही वही देखे कि शरणार्थी के पुनर्वसन होने के कारण, न होने के कारण, होने के कारण और न होने के कारण। न होने के कारण स्थानीय लोगों की नौकरी पर संकट आता है। जो बाहर के लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उनकी नौकरी के ऊपर संकट आ जाता है, यानी उनकी नौकरी खतरे में रहती है। उसके बाद अपराध में वृद्धि होती है। उसके बाद स्थानीय लोगों की नौकरी पर संकट आता है। शांति और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। शांति और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, इसमें उस देश में शांति और व्यवस्था, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने जो देखी, पहला स्थानांतरित होते समय शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों के क्या उदाहरण होते हैं, शरणार्थी होने के कारण क्या होते हैं, स्थानांतरित होते समय कौन सी समस्या आती है, और शरणार्थी होने के, पुनर्वसन के न होने के कारण क्या होते, तो ये सारी चीजें हमने अभी देखा। अब उसके बाद देखते हैं मानव अधिकार के संरक्षण के लाभ। अब मानव अधिकार के संरक्षण के लाभ, अन्याय, शोषण तथा हिंसाचार कब होगा, कम होगा, सॉरी वहां कब लिखा है, अन्याय, शोषण तथा हिंसाचार कम होगा। सभी लोग सुरक्षा पूर्वक अपना विकास कर सकेंगे। मानव अधिकार के संरक्षण के लाभ, सभी लोग सुरक्षा पूर्वक अपना विकास कर सकेंगे। तीसरा, आतंकवाद का निर्मूलन हो जाने पर किसी को भी शरणार्थी नहीं होना पड़ेगा, किसी को भी शरणार्थी नहीं होना पड़ेगा। चौथा, असुरक्षा की भावना दूर हो जाएगी। उसके बाद पांचवा, मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन, आतंकवाद का निर्मूलन, शरणार्थियों का निराकरण आदि समस्याएं हल करने के लिए राष्ट्रों के बीच पारंपरिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। तो ये थे अन्याय के विरोध, मानव अधिकार के संरक्षण के लाभ, जो कि अन्याय, शोषण तथा हिंसाचार कब होगा, यानी उसके ऊपर कम होता रहता है। अन्याय कम होगा, शोषण कम होगा, हिंसाचार कम होगा,
सभी लोग सुरक्षा पूर्वक अपना विकास कर पाएंगे। आतंकवाद का निर्मूलन हो जाने पर किसी को भी शरणार्थी नहीं होना पड़ेगा। असुरक्षा की भावना दूर हो जाएगी। मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन और आतंकवाद का निर्मूलन होगा और शरणार्थियों का निराकरण आदि समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों के बीच में पारस्परिक संबंध और सहयोग बढ़ता गया है। तो बच्चों, आज हमने अंतरराष्ट्रीय समस्या में ये सारी चीजें देखे, जो कि संयुक्त राष्ट्र की। आप और एक चीज बता रहा हूँ, सही, अंतरराष्ट्रीय समस्या देखिए महत्वपूर्ण, फिर डबल रिपीट कर रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय समस्या देखिए, प्राकृतिक अधिकार देखिए, मानव अधिकार देखिए, मानव अधिकार के बारे में क्या क्या होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानव अधिकार अवधारणा का उदय देखा। उसके बाद मानव अधिकारों का घोषणा पत्र देखा। उसके बाद 5वां अधिकारों का आग्रह देखा। उसके बाद मानव अधिकार अवधारणा व्यापक हो गई, इसके बारे में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद मानव अधिकार और भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया और महिला और बच्चों और अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों का सुरक्षा का दायित्व स्वीकार किया गया। उसके बाद देखिए सुरक्षित पर्यावरण मानव अधिकार, इसके बारे में जानकारी देखिए। उसके बाद पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला कारण, बढ़ता औद्योगिकरण, ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएं, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग, वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाला किरणोत्सर्ग, तेल रिश्वा और रासायनिक गैसों का रिसाव, ये सारे चीजें पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न होने वाले कारण भी देखे हमने। अब देखिए उसके पीछे 11वां वाला पॉइंट, पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता। उसके बाद देखिए पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम। अब पर्यावरण ह्रास के दुष्परिणाम क्या थे वो भी देखे हमने। वनस्पतियों तथा प्राणियों की प्रजातियों का नष्ट होना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होना, पानी की किल्लत और वर्षा का कम होना, नदियों और तालाबों का सूखना, नदियों और समुद्र का प्रदूषण, नए रोगों का फैलना, एसिड वर्षा, ओजोन की परत क्षीण होना और तापमान बढ़ना, ये सारी चीजें हमने देखे। फिर उसके बाद देखिए आतंकवाद कैसे होता है उसके बारे में जानकारी देखिए। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद किस प्रकार होता है, वो राजनीतिक, आर्थिक, निरपराध व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार और हिंसा करता है जिससे आतंक फैलता है। उसके बाद देखिए हमने शरणार्थी किस प्रकार होता है, शरणार्थी होने के कारण क्या होते हैं, विशिष्ट धर्म और वंश के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, तब वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में परिवर्तित होता है। उसके बाद शरणार्थित होने के उदाहरण। उसके बाद हमने स्थानांतरित होते समय उनकी समस्याएं क्या होती है, अपना देश छोड़कर कहाँ जाए, जिस देश में जाना है वहां के देश हमें स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, और अपना परिवार, सुरक्षित परिवार रूप से कैसा जाया जा सकता है, इसके बारे में शारीरिक मानसिक तनाव होगा। प्राकृतिक आपदाएं होगी, धूप वर्षा आंधी होगी, अब जाए तो किस प्रकार जाए, ये सारी चीजों का सामना अपने को करना पड़ता है। और शरणार्थियों की स्थानांतरित होने की समस्याएं, काम की तलाश, रहने की जगह खोजना, दूसरे देश की भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, ये आदि के बारे में हमने अनेक जानकारियां हासिल की। उसके बाद शरणार्थियों के पुनर्वसन न होने के कारण मानव वो देखिए राष्ट्र पर बोझ पड़ता है, जीवन आवश्यक वस्तुओं की किल्लत होती है, अपराध में वृद्धि होती है, स्थानीय लोगों की नौकरी पर संकट आता है। उसके बाद शांति और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। मानव अधिकारों के संरक्षण से लाभ, क्या क्या लाभ होता है, तो ये थे अन्याय शोषण, हिंसाचार कम होना, सभी लोग सुरक्षा रूप अपना विकास कर सकेंगे, आतंकवाद का निर्मूलन हो जाने पर किसी को भी शरणार्थी नहीं होना पड़ेगा, असुरक्षा की भावना दूर हो जाएगी, मानव अधिकार का संरक्षण एवं संवर्धन, आतंकवाद का निर्मूलन, शरणार्थियों का निराकरण आदि समस्या हल करने के लिए राष्ट्र के बीच का पारस्परिक सहयोग बढ़ता रहेगा, इसीलिए बढ़ना चाहिए। इसलिए बच्चों आज हमने अंतरराष्ट्रीय समस्या 6वां लेसन यह देखिए, किसी को भी अगर डाउट होगा तो पूछिए, पूछ सकते